नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी जारी। सेंसेक्स निफ्टी पौने 1% चढ़े। ऑटो और मेटल शेयर चमके। जिग्नेश शाह की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने उनकी कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की जांच शुरू की। तेल कंपनियों को अब डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ाने की मिल सकती है छूट। पेट्रोलियम मंत्री ने दिए संकेत। महंगाई ने फिर सिर उठाना शुरू किया। होलसेल महंगाई 4 महीने में सबसे ज्यादा। रुपए पर भी बड़ा दबाव। आगे बढ़ने से पहले आज के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात कि लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट अच्छी बात यह भी थी कि दिन के हाई पॉइंट के आसपास हमने क्लोज दिखाया। सेंसेक्स और निफ्टी में 3/4% के आसपास की बढ़त थी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिला। इसलिए जो आज मार्केट ब्रेथ थी एक बार फिर से पॉजिटिव देखने को मिली। 1.3:1 के आसपास का रेशियो था, यानी कि हर 3 गिरने वाले शेयरों के सामने बाजार में 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। खास तौर पे जिन पॉकेट्स में गेंस या स्ट्रेंथ देखने को मिली उसमें हाईलाइट था ऑटो स्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, मेटल्स। ये कुछ ऐसी पॉकेट थी जहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन, एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन ऑन द लूजिंग साइड कैपिटल गुड्स और आईटी कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पे आज फिर से कुछ दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी में हाईलाइट था आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स का काउंटर, जहां पे ऑलमोस्ट 10% के आसपास के अपटिक्स देखने को मिले। हिंडाल्को, आपको याद होगा कल रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, कुछ कमजोरी थी, लेकिन आज यहां पे एक स्मार्ट बाउंस बैक 7.5% तक के अप मूव्स देखने को मिले। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनी डीएलएफ में भी हमने देखा एक अच्छा अपटेक आता हुआ, 6-6.5% के आसपास की तेजी। टाटा स्टील ने कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स घोषित करे थे। कई सारे एनालिस्ट को रिजल्ट्स पसंद आए थे और इस स्टॉक में हमने देखा आज 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन आज के ट्रेड में हाईलाइट था ऑयल एंड गैस स्पेस, क्योंकि जिस तरह से संकेत आ रहे हैं ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से कि शायद डीजल के दाम 50 पैसे से ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं ताकि इन कंपनीज का घाटा कम होता हुआ नजर आए। हमने देखा बीपीसीएल में एक स्मार्ट रैली देखने को मिली। ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी, गेल जैसी कुछ कंपनी थी जहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इन सबका फायदा केयर इंडिया जैसे काउंटर्स को भी मिलता हुआ नजर आया। तो ऑयल एंड गैस स्पेस चमकता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी में एचसीएल टेक, क्योंकि आईटी आज कुछ दबाव में देखने को मिला, तो एचसीएल टेक कमजोर था। भेल, रिलायंस इंफ्रा, एचडीएफसी जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पे कुछ कमजोरी, कुछ सुस्ती आज के ट्रेड में 3 पिन हुई। लेकिन बर्सिंग स्टॉक्स तगड़े थे इस बाजार में। एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, बॉटम लाइन के फ्रंट पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। ट्रैक्टर सेगमेंट में एक बार फिर से रोबस्ट परफॉर्मेंस और स्टॉक को ड्यूली रिवॉर्ड करा बाजार ने। जयप्रकाश पावर तगड़ी पिटाई के बाद अब यहां पे कुछ लो लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है, तो यहां पे भी डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आज की ट्रेडिंग सेशन में फिर से दबाव में था। 13-13.25% के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिली और ऐसे ही कुछ दबाव येस बैंक में एक बार फिर से देखने को मिला, जो काउंटर 6% के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज दिन के दौरान जुलाई डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन नंबर्स भी आते हुए नजर आए, जहां पे हमने देखा इन्फ्लेशन बाजार उम्मीद से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। 5.8% के आसपास ये नंबर्स पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रुपए में आज फिर से कुछ कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 24 पैसे के आसपास रुपया कमजोर होकर 61.40 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। और बाजार के आगे की चाल पे बात करने के लिए हमारे साथ डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ रहे हैं। सुदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लगातार चौथा सेशन है हम देख रहे हैं जहां पे भारतीय बाजारों में खरीद देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना भरोसा आपको इस रैली पे नजर आता है और क्या इस रैली में आप खरीदारी कर रहे हैं? जी देखिए, ये 4 दिन से लगातार बढ़त देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, पर इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस है जिसके लिए ये रैली है, पर अभी भी जो प्रॉब्लम्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, वो दूर नहीं हुए। अभी भी शंका है। जैसे आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, रुपया आज भी कमज़ोर थी और ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और रुपये को ठीक करने के लिए, इसमें भी अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये कह सकते हैं हम लोग कि बाजार में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गया है और आने वाले दिनों में मार्केट में एक रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फिर सुदीप जी, इस समय एक इन्वेस्टर, इस ट्रेडर को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए बाजार को? सही इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगी?
देखिए, इन्वेस्टर या ट्रेडर जिसकी भी बात करें, बहुत ही केयरफुली मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो हम लोग बहुत दिनों से यही राय दे रहे हैं कि काउंटर स्पेसिफिक अच्छे काउंटर्स जहां पे सॉलिड परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, ऐसे ही और अच्छे सेक्टर्स भी हैं, इसी में निवेश करें। इंडेक्स या कोई जस्ट सेक्टर के हिसाब से निवेश ना करें, कंपनी स्पेसिफिक निवेश करें। इनमें भी हम लोगों ने कुछ कंजम्पशन ड्रिवन थीम्स, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन थीम्स, कुछ एग्रीकल्चरल रिलेटेड थीम्स, इसके सारे शेयर्स में निवेश करें निवेशक तो अच्छा होगा। आज के ट्रेड में जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट करा था, स्टार था टाटा मोटर्स का काउंटर, जहां पे हमने देखा 9 से 10% के आसपास के एक तगड़े अपमूव देखने को मिले थे। आप इस काउंटर को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और इन स्तरों के आसपास क्या अभी भी यहाँ पे खरीदारी की गुंजाइश है? देखिए, टाटा मोटर काउंटर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस अपमूव को सपोर्ट कर रहा है। पहला एक बात जो मार्केट में सुनने को आ रहा है, ये सच या झूठ किसी को अभी मालूम नहीं है, कि JLR का अलग से लिस्टिंग किया जाएगा और ये इस कंपनी के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट हो सकता है। इसके जरिए मार्केट में अच्छा ट्रैक्शन कंपनी को मिल रहा है। दूसरी बात है, ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामने इलेक्शन आ रहा है, मॉनसून अच्छे हो रहे हैं, तो रूरल डिमांड फॉर व्हीकल्स जहाँ पे टाटा मोटर्स के अच्छा पकड़ है वो बढ़ सकता है और उसका भी पॉजिटिव असर हो रहा है। तीसरी बात है, चाइना के जो फिगर्स पिछले कुछ दिनों में चाइना के जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बाहर आए हैं, उससे ये लग रहा है कि चाइना में शायद ग्रोथ का मोमेंटम ग्रेजुअली वापस आ रहा है और इसका असर टाटा मोटर, जिनका कि JLR का अच्छा चाइना में मार्केट शेयर है, उसके लिए इस पे भी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। चलिए, आज कई मिड कैप कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित करे, कैसे नतीजे रहे जानने के लिए चलते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे के पास। वरुण, बताएं। देखिए, रिजल्ट्स के लिहाज से आज मिड कैप्स पूरी तरह से बाजार में फोकस में था। सबसे पहले बात करेंगे सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। कमजोर सेट ऑफ नतीजे यहाँ कंपनी ने पेश किए। इनके एबिटा मार्जिन में अगर आप देखें तो करीब 500 बेसिस पॉइंट की यहाँ कमी देखने मिली है, हालांकि और साथ ही साथ नेट सेल्स में भी करीब 5% की गिरावट देखने मिली है। उम्मीद थी कि नेट प्रॉफिट भी खासी कमजोर रहेंगे, लेकिन उम्मीद से कुछ बेहतर इनके नेट प्रॉफिट का फिगर देखने मिला। लेकिन इसका एक अहम कारण था इनके मैट क्रेडिट का फिगर, करीब 108 करोड़ का मैट क्रेडिट का फायदा कंपनी को हुआ है। इसके लिए इनके नेट प्रॉफिट में कुछ बढ़त देखने मिली, हालांकि वो फिर भी कमजोरी आप इन नंबर्स को कहेंगे। वहीं एसआर ऑयल ने भी अपने नंबर्स पेश किए। कमजोर नतीजों की उम्मीद थी यहाँ पे, लेकिन रेवेन्यूज में करीब 12% का जंप देखने मिला। वहीं जीआरएस में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला। हालांकि फॉरेक्स लॉस के चलते इनके जो कंपनी ने एक 863 करोड़ का लॉस क्लॉक किया। अगर फॉरेक्स लॉस को हटा दें तो कंपनी के नतीजे कुछ बेहतरीन देखने मिले। वहीं श्री रेणुका ने भी बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए और काफी वीक नतीजे इनके यहाँ देखने मिले। इनके कंपनी के जो नेट सेल्स में तो करीब 30% की बढ़त देखने मिली, लेकिन कंपनी ने करीब 63 करोड़ का लॉस क्लॉक किया। इसका सबसे बड़ा कारण है इनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जिसमें करीब 205 बेसिस पॉइंट की यहाँ बढ़त देखने मिली। वहीं एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी खराब रहे कंपनी के। वहीं वोकार्ड, इस कंपनी ने भी अपने नतीजे घोषित किए। हालांकि खबरों के चलते काफ़ी फोकस में है ये कंपनी, लेकिन कंपनी ने आज अपने Q1 के नतीजे घोषित किए। उम्मीद से कुछ बेहतर नतीजे देखने मिले। यहाँ हालांकि इनके जो नेट सेल्स है वो करीब 1 से 1.25% तक ही बढ़ते दिखे, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 14% की गिरावट देखने मिली। हालांकि बाजार उम्मीद लगा रहा था कि करीब 27 से 28% की यहाँ गिरावट देखने मिल सकती है, यानी कि उम्मीद से कुछ बेहतर नतीजे। वहीं सबसे आखिरी में HDL ने भी अपने नतीजे घोषित किए और नंबर्स इनके बिलो एक्सपेक्टेशन थे। यहाँ उम्मीद थी कि इनके जो बॉटम लाइन का फिगर है उसमें करीब 40 करोड़ का नंबर कंपनी क्लॉक करेगी, लेकिन इससे काफ़ी कम करीब 16 करोड़ का नंबर कंपनी ने क्लॉक किया। और इसके बाद आप देखेंगे कि नतीजे जैसे ही आए बाजार में इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। हालांकि कंपनी ने कहा कि इन्होंने करीब 183 करोड़ के NCDs रीपे किए हैं और इसके बाद आप देखें तो स्टॉक में कुछ रिकवरी देखने मिली है। चलिए, तो संदीप जी, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी जो रिजल्ट सीजन है आज खत्म होता हुआ नजर आया। एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड थी, उस हिसाब से शायद इंडिया इंक ने डिलीवर करा होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या यहाँ से और हालात डिटोरिएट होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दो बड़ी वरीज हैं। एक, अर्थव्यवस्था के हालात और भी गंभीर और भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, और दूसरा, ब्याज पर खर्च अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं यहाँ से जो आउटलुक है इंडिया इंक के परफॉर्मेंस का, वो शायद और ब्लीक हो सकता है। जी बिल्कुल सही, और भी ब्लीक हो सकता है। आपने दो इसके कारण दे और एक तीसरा कारण भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जो कि इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि डिपेंड करते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर, और जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है उसका भी नेगेटिव असर इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन कंपनीज पे जरूर आएगा। तो ये सारे अगर एक साथ आप सामने रखें तो हम लोगों को लग रहा है कि डोमेस्टिक कंपनीज का परफॉर्मेंस Q2 में शायद और भी खराब हो सकता है।
है। पर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है जो हम कहना चाहेंगे कि मॉनसून ठीक ठाक हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ हद तक ये जो सारे नेगेटिव फैक्टर है उसको थोड़ा म्यूट कर सकता है। चलिए, तो इंडिया के सामने अभी और भी काफी सारी हेडविंड्स नजर आती हैं, लेकिन आइए आप सुनते हैं कि बाजार पर एमके ग्लोबल के कृष्ण कुमार कारवा का क्या कहना है। लास्ट 3-4 दिनों से जो whatever rally has happened is more of a kind of a relief rally. I agree with you. And if you see, all other emerging markets also have rallied in the last 3-4 days. So we are also participating in that. And specifically, if you see, then your banking stocks, etc., have after their deep corrections have slightly revived. And what we have seen is some buying flows from long-only funds. So FI interest has picked up in the last few days, but yes, I agree with you that I don't expect this rally to sustain for long, and there should be profit taking coming in the next few days. Your upcoming elections, which are there next year in April, May, June. So I think till then the markets would be range bound. I mean, there are not too many economic factors which you think can improve the domestic scenario. And so that should, market should be in the range. We have seen that we have not been able to cross 61, 6200 decisively. So if there are some positive FII flows, etc., we could possibly see the markets going up to trying to reach those levels. But the domestic fundamentals being what they are, and with predictions of GDP growth, etc., being closer to 5.5%, we don't expect the markets to be able to sustain upticks, etc. And similarly, on the downside, we are currently at around 5700, and we have seen that we could possibly, in a bad environment, could go down to maybe 54, 5500. So it's a range-bound market. Having said that, investors would do well to invest more in overseas-facing stocks rather than looking at the domestic economy-oriented stocks, because there is too much of challenges on the domestic side. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और निफ्टी में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्र नारायण विश्वास का मानना है निफ्टी में आप खरीदारी करके चलें। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 5790 के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह है। 5695 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना ना भूलें। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक का मानना है कि निफ्टी में आप खरीदारी करें, लक्ष्य होगा 5790 के आसपास, और इस ट्रेड में उनका मानना है स्टॉप लॉस 5690 के आसपास प्लेस करना चाहिए। वहीं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल लेकिन मानते हैं कि निफ्टी में बिकवाली करके चलना चाहिए। 5665 के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह है, और 5809 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाएं। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स में बायसनेस अभी भी पॉजिटिव साइड की साइड बरकरार है। तो अगर आप निफ्टी में बुलिश हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो लक्ष्य होगा 5790 के आसपास। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं उस ट्रेड में 5695, 5690 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। लेकिन अगर आप निफ्टी में बेयरिश नजरिया रखना चाहते हैं, बिकवाली करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 5665 के आसपास के टारगेट्स को अप्रोच करें। 5800, 5010 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। लेकिन आइए जानते हैं कि सुदीप के इस बाजार में कहां निवेश करने की उनकी सलाहें हैं। सुदीप, आज का पहला टॉप स्टॉक आपकी तरफ से। देखिए, ज्योति लैबोरेटरीज के शेयर हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं। बेहतरीन कंपनी है। इन्होंने कुछ दिनों पहले जर्मन कंपनी हेंकेल के इंडिया बिजनेस एक्वायर किया है, और इसका असर रिजल्ट पे साफ दिख रहा है। इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। करीब 13.5% वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ 13.5% था, उसमें से 5% करीब वॉल्यूम ग्रोथ था, बाकी प्राइस इंक्रीज के कारण आया है। सारे जो ब्रांड्स थे, परफॉर्मेंस अच्छा आया। और आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि ब्रांड के जो परफॉर्मेंस है, ब्रांड जो हेंकेल से एक्वायर्ड जो ब्रांड्स हैं, उनके भी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन रहेगा। कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल बहुत इफेक्टिवली किया है, और ये सारे नज़र में रखते हुए मॉनसून अच्छा हुआ, रूरल साउथ इंडिया में रूरल इकोनॉमी में इनका अच्छा पकड़ है, रूरल मार्केट में अच्छा पेनिट्रेशन है। हम लोगों को लगता है कि ये शेयर 200 रुपया तक जा सकता है करीब 6 महीने के अंदर। ज्योति लैबोरेटरीज होगा पहला आज का टॉप पिक, लेकिन सुदीप, आज का दूसरा टॉप पिक कौन सा होगा? जी, हम लोगों ने MRF के रेकमेंड किया है क्लाइंट्स को। बेहतरीन कंपनी है, इंडिया का टॉप टायर कंपनी है। करीब 27% मार्केट शेयर है। 65 देशों में ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं।
इनका खुद का R&D सेटअप है जिसके चलते इनको बाहर रॉयल्टी नहीं पेमेंट करना पड़ता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा आया है। ग्लोबली रबर के प्राइसेस कम हो रहे हैं और इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल का डिमांड थोड़ा सबड्यूड है, पर इसके बावजूद बोथ OEM सेगमेंट और रिप्लेसमेंट सेगमेंट दोनों जगह में इनका पकड़ है। तो ये सब नज़र में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस कंपनी का शेयर 16,000 रुपया तक जा सकता है 6 महीने के अंदर। चलिए, तो दो बेहतरीन फंडामेंटल पिक्स। पहली है ज्योति लैबोरेटरीज, जहां पे अगले 6 महीनों में आपको 15% तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लक्ष्य लेके चलें इस काउंटर में 200 रुपए के आसपास का। वहीं दूसरा आज का टॉप पिक है MRF, जहां पे सुदीप मानते हैं कि मौजूदा स्तरों से अगले 6 महीनों में ही आपको 13 से 14% तक की या कहें 1800 रुपए पर स्टॉक के आसपास के गेन्स शायद देखने को मिले। लेकिन चलिए, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे आपके शेयरों से जुड़े सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और स्टॉक टॉक में अब हम लेंगे दर्शकों के सवालों के और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कच्छ की तरफ, जहां से शैलेंद्र व्यास जी हमें फोन कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास HDIL 52 रुपए के एवरेज पे लिए हुए 800 शेयर है। तो सर क्या करना चाहिए मेरे को? मेरा नजरिया मतलब 6 महीने में इसको होल्ड करूं या निकाल देना चाहिए? सुदीप, 6 महीने के आसपास का नजरिया है। HDIL में निवेश क्या है? इनकी बाइंग से मेरे ख्याल से 30 से 35% काउंटर इस समय नीचे चल रहा है। क्या सही रणनीति होगी इनके लिए? जी देखिए, हमारी सलाह तो यही होगी कि आप इस शेयर में एग्जिट ले लीजिए। बहुत सारे दिक्कतें इस कंपनी के सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में और आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं लग रहा है हमको कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और आप अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि इस शेयर से आप एग्जिट ले लीजिए और कहीं निवेश करिए। शैलेश जी, बेहतर होगा इस काउंटर से एग्जिट करें और कहीं और निवेश करें, शायद उन स्टॉक्स में जो सुदीप ने आपको टॉप स्टॉक्स के तौर पे आज बताए हैं। जी लुक करते हैं, लेकिन हमारे अगले दर्शक की तरफ महेंद्र सोनवाल जी हमें फोन कर रहे हैं कोटा से। महेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सुदीप जी। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछे अपना सर। सर, मेरे पास एस्कॉर्ट्स है 84 रुपीज के 500 शेयर और आज इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो एस्कॉर्ट्स में उन्होंने निवेश कराया सुदीप जी, 20% के आसपास का अपसाइड आज ऑलरेडी दिखा चुका है। काउंटर इनके बाइंग के आसपास है जी। क्या करना चाहिए इनको? जी, हमारी सलाह तो ये होगी कि आप होल्ड करिए। एस्कॉर्ट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है सिग्निफिकेंटली, पर्टिकुलरली जो ट्रैक्टर सेगमेंट में, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया था। सलाह तो ये होगी कि आप होल्ड करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो जरूर आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपने ये शेयर लिया है तो आप एग्जिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करिए। इसमें और दो चार जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो जाने माने निवेशक हैं उन्होंने भी इसमें निवेश किया है। आप जानते हैं मार्केट में राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें बहुत बड़ा स्टेक लिया है। आज भी उन्होंने 88 रुपीज़ के आसपास 6.5 लाख शेयर लिया है। तो आई थिंक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट्स एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट, रिमेन इन्वेस्टेड। तो महेंद्र जी, अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो एस्कॉर्ट्स में आप बने रहें। अच्छा निवेश किया है आपने और शायद अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड आपको ये काउंटर आगे दिखाता हुआ नजर आए। रुक करते हमारे अगले दर्शक की तरफ, दीपक जी ने हमें फोन करा है पुणे से। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। हाय, दिस इज दीपक कानडे फ्रॉम पुणे। मेरे पास यस बैंक के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 399। तो मुझे आज की स्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब या तो एवरेज करें या फिर शुड आई वेट फॉर कि जितना मुझे मेरा प्रॉफिट मिल सके? क्या करें दीपक जी, क्योंकि इनकी बाइंग से 30% नीचे चल रहा है काउंटर। आरबीआई के रीसेंट मेजर्स को लेकर काफी धक्का लगा था, बोर्ड में कुछ टसल चल रही हैं। एवरेज आउट करना चाहिए उनको कि इस काउंटर में बने रहना चाहिए? क्या करें? जी, हम एवरेज आउट की सजेशन आपको नहीं देंगे। एक तो सारे बैंकिंग क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हैं, इकोनॉमी को लेके, एनपीएस को लेके, हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेके, और येस बैंक जैसे आपने जिक्र किया, येस बैंक स्पेसिफिकली कुछ मैनेजमेंट और बोर्ड रूम में कुछ टसल के कारण कुछ थोड़ा उनका बिजनेस से थोड़ा अटेंशन शायद हट रहा है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप इसमें एग्जिट ले लीजिए और अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ही निवेशित रहना है तो आईसीआईसीआई, एक्सिस या एचडीएफसी बैंक में निवेश करिए। चलिए, तो दीपक जी आपके लिए क्लियर कट सलाह है, यस बैंक में बिकवाली करें। कुछ बेहतर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक में निवेश करें, शायद बेहतर मुनाफा वहां पे कमाते हुए आप नजर आएंगे। लेकिन रुक करते हैं आगरा, जहां से हमारे साथ खुराना साहब जुड़ रहे हैं। खुराना साहब, पूछिए अपना सवाल। मैंने वोकार्ड लिया हुआ था सर, तो वो मैंने 1680 में लिए हैं 50।
तो अब तो बहुत डाउन हो गया। वैसे मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 15-15, 20-20 साल से रिलायंस पड़े हैं आईपीओ के, और भी कई सीएमसी पड़ा हुआ है, टीसीएस पड़ा हुआ है आईपीओ का। तो अब 3-4 दिन से मैं देख रहा था ये अपर सर्किट पे तो जा रहा है, पर आगे इसका क्या है सर? कुछ काफी बेहतरीन स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, एक वॉकहार्ट अटक रहा है। सुदीप, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से एक स्मार्ट अपराइज देखा था, तगड़े गेंद से इस काउंटर ने, उतना ही बुरा हाल इसका डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। वॉकहार्ट इनकी बाइंग से कहीं नीचे कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, वॉकहार्ट आपने ऊपर ऊंचे भाव में लिया है और उसके बाद बहुत गिर गया था, पर हम लोगों का मानना ये है कि वॉकहार्ट एज ए फंडामेंटली एज ए स्टॉक अच्छा स्टॉक है, और परफॉर्मेंस भी आज जैसे आपने देखा होगा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। हाँ, यूएस एफडीए का कुछ वार्निंग आया था, उसके कारण स्टॉक में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था, पर हम लोगों को लगता है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आप निवेशित रह सकते हैं। इससे अच्छा लेवल आपको जरूर बहुत जल्द मिलेगा, पर आपका कॉस्ट रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है। आपके कॉस्ट के आसपास पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, ये बात सही है कि इससे अच्छा, करंट लेवल से अच्छा लेवल आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसमें आप डिसीजन लीजिए कि आप वेट करेंगे या आपका कॉस्ट रिकवरी के लिए आप वेट करेंगे। सुदीप, एक सवाल यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कहा है कि बाजार की इस रैली पे आप ज्यादा भरोसा नहीं जता रहे हैं इस समय। मैं जानना चाहता हूँ क्या ब्रॉडर रेंज है जिसमें आप एक्सपेक्ट करें बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और किस हद तक डाउनसाइड रिस्क आपको इस बाजार में नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्होंने अभी तक ज़्यादा बिकवाली इंडियन मार्केट्स में नहीं किया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, पर फैक्ट रिमेन्स कि उन्होंने बिकवाली नहीं की है। ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर सुधार बहुत जल्द नहीं आता है, किसी भी टाइम इंडिया कैन गेट डाउनग्रेडेड। अगर ये डाउनग्रेड इंडिया हो गया है, इंडिया को डाउनग्रेडिंग कर दिया गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, तो ये बहुत भारी तरह से एफआईआई का बिकवाली आएगा और मार्केट में एक क्रैश जैसा देखने को मिल सकता है। डर इसी बात का है, बाकी सब मैनेज किया जा सकता है मार्केट में, बाकी सब मार्केट कैन हैंडल, पर अगर डाउनग्रेड हो गया और एफआईआईज का जबरदस्त बिकवाली आ गया तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। उस हालत में 5000 भी प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स जैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे ये सिलसिला अगर चालू रहे, सरकार कुछ ठोस कदम उठाए जिससे कि एफडीआई अट्रैक्ट किया जाए, डेफिसिट कम हो, तो फिर मार्केट 6000 लेवल टच कर सकता है। चलिए सुदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको, हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक टॉक में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।